एक लड़की जिसे इंसानों से डर लगता है, एक नए घर के अकेलेपन में रहने की कोशिश करती है, मगर अब घर के अंदर भी उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। एग्रोफोबिया से जूझती ये लड़की, एक अकेला घर और उस घर में ऐसी चीजें जो उसके रातों की नींद ही उड़ा दे। 2016 की इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फोबिया डर की सारी हदों को पार कर जाता है। ऑल्दो इसे IMDb पर मिले हैं सिर्फ 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, मगर आप इसके एवरेज रेटिंग्स पर मत जाइए, क्योंकि इसे पहली बार देखना अपने आप में ही एक बेहतरीन अनुभव है। तो और वक्त ना ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत महक नाम के एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट से होती है, जो अपने आर्ट एग्जीबिशन से अपने दोस्त शान के साथ टैक्सी से अपने घर जा रही थी। मगर शान के चले जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर उसे एक सुनसान कोने में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश करता है, जिसके बाद से उसे इंसानों से ही डर लगने लगा था। अब उसे एग्रोफोबिया हो चुका था, यानी पब्लिक प्लेसेस और लोगों से मिलने का डर। इसी डर की वजह से वो 4 महीनों तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी। अब ऑल्दो उसकी बहन अनुषा इनिशियली तो उसे सपोर्ट करती है, मगर धीरे धीरे वो भी अधीर होने लगी थी, क्योंकि महक की ये कंडीशन अब अनुषा के बेटे जोई को भी इफेक्ट कर रही थी। अनुषा तो उसे मानसिक रोगी मानकर क्लिनिक भेजने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन शान के हिसाब से कुछ वक्त अकेले रहकर शायद महक एक नई शुरुआत कर सकती थी। उसके दोस्त का एक नया फ्लैट खाली पड़ा हुआ था और वो महक को वहीं पर ले आता है। पहले ही दिन उसका नया पड़ोसी मन्नू उसे अपनी गर्लफ्रेंड जिया समझकर अप्रोच कर लेता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है, मगर शान उसे संभाल लेता है। एनीवे, इसी जिया को पहले ये फ्लैट रेंट पर दिया गया था, मगर वो अपना सामान छोड़कर अचानक ही कहीं चली गई। यहाँ तक कि रेंट भी नहीं दिया और डिपॉजिट भी नहीं लिया। तो अब कुछ दिनों तक महक को यहीं रहना था। उसे वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी समय लग रहा था। वैसे ही वो हमेशा घबराई हुई और डरी सहमी सी रहती थी, और आने के बाद से ही उसे बाथरूम के ड्रेन वगैरह में से आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और कोई बार बार उसका डोर बेल भी बजा रहा था। अगले दिन उसका दोस्त शान उससे मिलने आता है, जिसे उसके लिए चिंता हो रही थी। वो तहे दिल से यही चाहता था कि महक ठीक हो जाए, तो वो महक के साथ डांस करके उसे रिलैक्स करवा के डिस्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो किसी भी हालत में बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। शान डेफिनेटली उसे पसंद करता था और इसीलिए वो महक को मोटिवेट करने की भी बहुत कोशिश करता है, ताकि एटलीस्ट वो पेंटिंग्स करना चालू रखे। मगर महक की मानसिक हालत काफ़ी नाजुक थी। उसे हर इंसान से डर लगने लगा था और काफ़ी आसानी से किसी पर भी शक हो जाता था। इसी की वजह से वो शान के इंटेंशंस पर भी शक करके उससे झगड़ा वगैरह करके उसे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन महक अपने दूसरे पड़ोसी गुल आंटी से मिलती है, जो खुद मानसिक रूप से सही नहीं थी और हर रोज़ हर दरवाजे जा जाकर अपने पति को ढूंढती रहती है। एनीवे, महक को बार बार उसी टैक्सी की घटना वाले सपने आते रहते थे, जिससे वो काफ़ी घबराई हुई रहने लगी थी। सिर्फ यही नहीं, अब तो उसे प्रॉपर हैलुसिनेशंस भी होने लगे थे, जैसे फ्रीज़र में एक कटी हुई उंगली का मिलना इत्यादि। मगर जब साहस जुटाकर वो अपना कचरा फेंकने जाती है, तो उसकी तीसरी पड़ोसी निकी को देखकर वो डरते हुए अंदर घुस जाती है। निकी एक चुलबुली टीनेजर थी, मगर वो दिल की साफ थी, तो वो भी बिना कुछ पूछे उसका कचरा डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। महक को इसी घर में जिया की डायरी मिली थी, जिसे वो अब पढ़ने लगी थी। डायरी के हिसाब से मन्नू और जिया के रिश्ते पूरी तरीके से सही नहीं थे। मन्नू के गुस्से पे काबू खोने की वजह से वो जिया को चोट भी पहुंचा देता था, जिससे जिया को कभी कभी उससे काफ़ी डर भी लगता था। इनफैक्ट उसने तो ये तक लिखा था कि मन्नू से उसे जान का खतरा भी महसूस होने लगा था। इसी दौरान महक को अपने कमरे में एक काली बिल्ली दिखती है, लेकिन इतने सारे हैलुसिनेशंस की वजह से अब उसे अपने रियलिटी पर ही शक हो रहा था। तो वो उस बिल्ली को भगाने के चक्कर में बेड के नीचे चली आती है, लेकिन वहाँ से उसे जो नज़ारा दिखता है उससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कोई खून से लथपथ पैर लेकर उसी के कमरे में किसी को ढूंढ रहा था। अब घबराई हुई हालत में वो किसी तरह घर से बाहर आती है, जहाँ उसे निकी मिल जाती है और बहाना बनाकर वो निकी को अंदर ले आती है। मगर निकी के उसके रूम की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और इसी बहाने निकी से उसकी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके साथ वो अपने अजीब पड़ोसियों की बातें करती है। और बातों बातों में उसे निकी बताती है कि मन्नू पेशे से एक आर्किटेक्ट था, जो लाफ्टर क्लब्स में जाता है और अजीब तरीके से हंसता रहता है। जिया और वो एक कपल हुआ करते थे, मगर उनमें काफ़ी झगड़े भी होते थे। इससे ज़्यादा कुछ बताने से पहले ही उसके पापा उसे कॉल करके बुला देते हैं और वो महक और हमें सस्पेंस में रखकर चली जाती है।
अब उसे भी मन्नू पर शक होने लगा था। वैसे वो सच्ची में अजीब बिहेव कर भी रहा था। इनफैक्ट वो तो उसकी दीवार पर गलती से छेद भी कर देता है, जिसे वो टेप की मदद से ढक देती है। जिया की डायरी से भी उसे उनके टॉक्सिक और अब्यूसिव रिश्ते के बारे में पता चल रहा था। वो बार बार किसी लड़की को अपने घर पर यहाँ वहाँ खून से लथपथ हालत में रेंगते हुए देख पा रही थी। उसके लहूलुहान शरीर को बाथटब में देखकर वो बिल्कुल डर जाती है और चीखने लगती है। जब शान उसे खाना खिलाने उसके घर आता है तब उसे वो डरी हुई हालत में छिपी हुई मिलती है। वो शान को सभी चीज़ें बताती है, जिसे ये लग रहा था कि ये सब बस उसके मन का वहम है, लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली के लिए वो वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगवा देता है। निक्की उससे मिलने आती है, मगर शान उसे वहाँ से भगा देता है। महक की हालत अब पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई थी। पहले उसे घर से बाहर जाने में डर लगता था और अब उसे घर पर रहने से भी डर लगने लगा था। इन सब के बीच में शान उसे काफ़ी संभालता है। उस रात उसे वो लड़की फिर से दिखाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है, मगर शान के कैमरास चेक करने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। महक के हिसाब से ये लड़की जिया की भूत थी, जिसे मन्नू ने उसके घर पर मार डाला था। अब महक की साइकियाट्रिस्ट फिर से उससे मिलने आती है, जिनके हिसाब से ये सब बस महक के मन का भ्रम था। वो उसे उसके डर पर काबू पाने के लिए वर्चुअल रियलिटी की मदद लेने की सलाह देती है, मगर उसे वहाँ भी हर जगह जिया दिखती है, जिससे वो बिल्कुल अपना आपा खो देती है और शान पर ही चाकू चला देती है, जो बस उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब तो महक से शान की जान को भी खतरा था। इस पॉइंट पर महक के हैलुसिनेशंस उस पर पूरा कब्जा जमा चुके थे। वो अकेले ही बातें करती और जोर जोर से हंसती। वो तो ये मान ही चुकी थी कि घर में दिखने वाली लड़की जिया ही थी, तो उसे न्याय दिलाने के लिए अब वो उसकी माँ का नंबर ढूंढकर उन्हें कॉल लगाकर जिया की मौत का राज भी खोलने की कोशिश करती है। इसके बाद वो मन्नू पर नज़र रखने जाती है, जो रोते हुए जिया को याद कर रहा था और उसे मारने के लिए मन ही मन उससे माफ़ी भी मांग रहा था। मन्नू के पास उसे वही ब्लेड कटर दिखता है, जो हैलुसिनेशंस के दौरान उसे उस कटी हुई उंगली के पास भी दिख रही थी। इससे वो अपने सारे मनगढ़ंत थियरीज को कंफर्म भी कर लेती है। अब उसे किसी तरह बस वो ब्लेड कटर चाहिए था, जिसे वो पुलिस के पास सबूत के तौर पर ले जा सके। तो वो ये सारी बातें निकी को बताती है, जो नादान होने की वजह से उसकी मदद करने को भी राजी हो जाती है। तो वो दोनों ये तय करते हैं कि निकी मन्नू के घर पर उस समय जाएगी जब मन्नू घर पर नहीं होगा और किसी तरह वो ब्लेड कटर ले आएगी, जिससे कि अकॉर्डिंग टू देम सब कुछ साफ का साफ हो जाएगा। वो तो ये भी मान लेते हैं कि क्योंकि मन्नू आर्किटेक्ट था तो उसने जिया की लाश को अपने दीवारों पर ही चुनवा दिया होगा। एनीवे, ऐसा ही होता है और वीडियो कॉल में महक उसे गाइड करती है, मगर इससे पहले कि उन्हें ब्लेड कटर मिल पाता मन्नू वापस आ चुका था। अनफॉर्चुनेटली कॉल भी तभी कट हो जाती है और हड़बड़ाते हुए महक खुद मन्नू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि निकी खतरे में पड़ सकती थी। वो मन्नू को उसकी वॉल रिपेयर करवाने के बहाने अपने घर बुला लेती है। वैसे तो मन्नू थोड़ा अजीब था ही, मगर इस पॉइंट पर महक उससे भी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। इधर उन्हें जिया के कपड़े मिलते हैं और महक उसे कमरे में बंद करके पुलिस बुलाने की धमकी देने लगती है कि तभी शान वहां आ जाता है। महक मन्नू पर जिया के साथ साथ निकी को भी चोट पहुंचाने का आरोप लगाती है कि तभी निकी वहां ब्लेड कटर लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही शान को सिचुएशन थोड़ी समझ आती है, वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों बचकानी हरकतें कर रहे थे। निकी तो बच्ची थी ही और अब महक का डर भी पैरानोया में बदल चुका था। उनका इकलौता सबूत, वो ब्लेड कटर, तो उसके पास भी मौजूद था, यानी उससे कुछ भी साबित नहीं होता। मगर महक का मन शांत नहीं हुआ था, तो इसी के चलते ये डिसाइड किया जाता है कि वो एक विधि के जरिए जिया की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शान को ये सब कुछ बेतुका लग रहा था, मगर महक के शांति के लिए वो मान जाता है और महक भी जिया के कपड़े पहन लेती है। और जैसे ही वो जिया की आत्मा को वहाँ बुलाने लगते हैं, वैसे ही जिया वहाँ आ भी जाती है। नहीं, उसकी आत्मा नहीं, वो खुद जिंदा। जी हाँ, जिया की मौत हुई ही नहीं थी, वो तो बस मन्नू के गुस्से से तंग आकर अपने घर वापस चली गई थी। आते ही जिया महक पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, क्योंकि महक ने उसके माता पिता को उसकी मौत की खबर दे दी थी। कि तभी मन्नू उससे मिलकर उसे बताता है कि अब वो बिल्कुल बदल चुका था और जिया उसे अपना लेती है। अब शर्मिंदगी के बाद महक को एहसास होता है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था।
निकी अब भी अंधी होकर उसे सपोर्ट करने की बात करती है, मगर शान उसे वहां से भगा देता है। इस पॉइंट पर महक बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन शान उसे संभालता है और उसे ये बताता है कि वो बहुत पहले से ही महक को काफ़ी पसंद करता है और वो महक के करीब आने लगता है। अब क्योंकि महक के साथ पहले ही कुछ गलत हो चुका था, तो अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शान उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था और गुस्से में वो शान को काफ़ी कुछ बुरा भला बोलकर उस पर अपना भड़ास निकालने लगती है। उसका पैरानोया इतना बढ़ चुका था कि वो शान को भी पुलिस बुलाने की धमकी देती है और अपनी बहन और निकी को कॉल लगाने वाली होती है। शान उसे रोकने जाता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जहां महक को अचानक ये समझ आता है कि अब तक वो फ्लैशेस में जिया को नहीं बल्कि अपने आप को देख रही थी। यानी वो चीज़ें अतीत में नहीं हुई थी बल्कि वो भविष्य में उसी के साथ होने वाली थी। यानी उसे शान से खतरा था। ये रियलाइज करते ही वो और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और दोनों ही अपने बचावे में एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगते हैं, जिस अफरा तफरी में महक की उंगली कट जाती है। अब इससे शान पैनिक करने लगता है और महक किसी तरह रेंगते हुए लहूलुहान हालत में ही बाथटब में सिकुड़ जाती है। शान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो महक को हर्ट नहीं करना चाहता है। उसने महक की उंगली को फ्रिज में रख दी है और अब उन दोनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, मगर महक अब उसे पूरी तरीके से खतरा मान चुकी थी। तो वो अपने विजन्स वाली लड़की की तरह बाथटब से रेंगते हुए घर की तरफ छुप जाती है। इन्हीं सब के बीच निकी वहां आ जाती है और शान के दरवाज़ा खोलने पर उसे शान का चोट नजर आता है। तो वो अनुमान लगा लेती है कि शान ने ज़रूर महक के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, जिससे बचने के चक्कर में महक ने शान को चोट पहुंचा दिया। तो हड़बड़ी में वो अपने पापा को फ़ोन लगाने लगती है। अब शान ऑलरेडी काफ़ी परेशान था, ऊपर से उस पर सब शक कर रहे थे। तो अपने बचावे में वो निकी को कॉल करने से रोकने की कोशिश करता है और गलती से वो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का भाग्य खराब होता है तो हर दिशा से ही दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब वो महक को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे कहीं भी नहीं मिलती है और वो बेडरूम जाकर चेक करता है जहां बेड के नीचे महक छिपी हुई थी। और ये वाली सीन भी उसने अपने विजन्स में देखी हुई थी। महक किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलते हुए शान को अंदर बंद कर देती है। इस पॉइंट पर शान बिल्कुल टूट चुका था और वो आखिरी बार महक को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि महक अब आज़ाद है, उसे जो सही लगे वही करे। शान बस यहाँ उसका इंतज़ार करेगा। और महक भी अब थोड़ा शांत होकर घर से बाहर निकलती है और लोग बाहर दिवाली मनाते हुए पटाखे फोड़ रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर सब उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और ये हूबहू उसके आर्ट एग्जीबिशन वाली पेंटिंग के जैसी लग रही थी। और वो फाइनली इस बात को समझती है कि उसमें प्रेमोनिशंस यानी विजन्स देखने की शक्ति है। और महक के एग्रोफोबिया के साथ साथ मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई भूत का किस्सा था ही नहीं। तो फिर जो सब महक ने देखा वो क्या था, हेलुसिनेशंस या फिर उसके डर और घबराहट का भौतिक रिप्रेजेंटेशन? असल में महक के पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से वो भविष्य में घटने वाली चीज़ों को पहले ही देख पाती थी। हालांकि ये विजन्स या प्रेमोनिशंस इतने छोटे और टूटे हुए होते थे कि उनका मतलब निकालना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता। जैसे कि मूवी की शुरुआत में महक की पेंटिंग नज़ारा की झलक हमें दिखी थी, जो एज एन आर्टिस्ट उसने अपने सपनों या रैंडम विजन से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाई होगी। और आखिर तक हम समझ पाते हैं कि ये पेंटिंग भी उसकी पूर्वाभास या भविष्यवाणी थी, जहाँ काफ़ी सारे लोग उसकी मदद करने आए। वहीं अटैक से पहले वे विजन में उसे टैक्सी में धुआं निकलते हुए देखा था और ये सब फलित हुआ जब उस पर अटैक करने वाले टैक्सी ड्राइवर पर उसने पेपर स्प्रे मारकर अपने आप को बचाया। फिर उसे घर में जो भी सारी चीज़ें दिखी वो आगे चलकर उसी के साथ हुई और जिस लहूलुहान लड़की को वो जिया की आत्मा समझ रही थी वो महक खुद ही निकली। यानी उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो पहले से ही दिखाया जा चुका था, जिसका वो कुछ खास फायदा नहीं उठा पाई। और मूवी का अंत उसी की शुरुआत पर आकर अटक गया, यानी महक की पेंटिंग नज़ारा, जहां फाइनली महक अपने डर पर काबू पा चुकी थी। मूवी में 3 महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल बीमारियों का वर्णन हुआ है, एग्रोफोबिया, पीटीएसडी और पैरानोया, जिस पर हम एक एक करके बात करेंगे। एक पार्टी से निकलकर ही एक अंधेरे गलियारे में अगर टैक्सी में किसी के साथ कुछ गलत हो तो इंसानों से डर लगने लगना आम बात है। महक का एग्रोफोबिया यानी इंसानों या भीड़ वाली जगह का डर भी इसीलिए उस पर हावी हुआ था क्योंकि हमले के समय वो नशे की हालत में थी और उस समय दिमाग ऑलरेडी कमज़ोर होता है। उसकी धुंधली यादों में बस वो पार्टी और फिर टैक्सी में हमला इतना ही शामिल था। तो ऐसे में वो किसी पर भरोसा करे भी तो कैसे।
हालांकि आखिर तक उसे रोशनी दिखी और वो अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलकर लोगों पर फिर से भरोसा कर पाई। अब बात हो पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो किसी भी दुर्घटना या भयानक अनुभव के बाद उसकी यादें ही किसी के दिमाग के साथ खेलने के लिए काफ़ी होते हैं। यही वजह थी कि शान के इतने सपोर्ट और प्यार को पाने के बाद भी महक को बार बार शान में उसकी अटैकर की झलक नजर आती थी। अब शान और महक काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक बार नशे की हालत में उनके बीच प्रेम संगम भी हुआ था। शान महक को पसंद करता था, मगर महक के मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। इनफैक्ट वो तो उनके एक बार वाले प्रेम मिलन की बात से नाखुश भी थी और शान जब भी उसके करीब आता वो उसे खरी खोटी सुना देती। अटैक के बाद यही बर्ताव 10 गुना बढ़ गया। अब शान के इंटेंशन सही थे या गलत, वो सोचने वाले के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। एक तरफ से शान महक को तहे दिल से ठीक करना चाहता था, इसीलिए उसे अकेला छोड़ने के लिए एक फ्लैट में लेकर आया जहां लोगों से दूर रहकर वो थोड़ा बेहतर फील करे। वो महक के बार बार अनाप शनाप बोलने के बाद भी उस पर गिव अप नहीं करता और अंत तक उसका साथ देने की पूरी कोशिश करता है, जहां बार बार महक उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही थी और इनफैक्ट कई सारे ओकेशंस में तो महक ने शारीरिक तौर पर भी उसे हानि पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ एक अलग नज़र से देखने पर ये प्रश्न भी दिमाग में आ सकता है कि महक को सबसे दूर रखकर सिर्फ अपने करीब रखना कहीं उसके गलत इंटेंशंस का प्रमाण तो नहीं था। शायद वो सही में महक के मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसके करीब आने के बहाने ही ढूंढ रहा हो। शायद इसीलिए अंत तक जब महक बिल्कुल टूट गई और अपनी ही मानसिक स्थिति पर प्रश्न खड़े करने लगी, तभी उसने महक को अपने फीलिंग्स के बारे में बताकर किस करना सही समझा। या शायद वो बेचारा गलत समय पर अपने प्यार का इजहार कर बैठा और इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो बस उसकी बदकिस्मती थी। अब चाहे उसके इंटेंशंस कुछ भी हो, उसे और महक दोनों को ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए अब बात करते हैं पैरानोया की। तो शुरुआत से ही महक को हमेशा ये लगता रहता है कि उसके साथ सब बुरा ही करना चाहते हैं। टैक्सी में जाने से पहले भी शान उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, लेकिन उसे शान पर शक था और बाद में उसके साथ वो हादसा होने के बाद तो वो कम्प्लीटली पैरानॉइड हो जाती है और खुद को कमरे में बंद ही रखती है। बाद में शान के दिलाए नए फ्लैट में भी उसे उसके सभी पड़ोसियों पर शक होता रहता है। ऑल्दो मन्नू जैसे हमेशा हंसते रहने वाले इंसान पर किसी को भी शक हो सकता है। एनीवे, ये अकेलापन और खाली समय उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देता है और वो जिया के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने विजन्स के गलत मतलब निकालने की कोशिश करती है। अगर वो किसी तरह अपने मन को शांत करने में सफल भी हो जाती तो शायद अंत में उसे इतना सब झेलना ही नहीं पड़ता, मगर डर की चपेट में आकर वो गलतियां करती गई और आखिर में भी उसी के पैरानोया से बने अफरा तफरी में उसे अपनी उंगली खोनी पड़ी, जो शायद उसे वापस मिल भी जाए। मगर कहानी ऐसे ही घूमकर एक ही जगह आती है। उसे विजन्स आए जिससे वो डरी और उसके डर की वजह से उसके साथ काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए जिनके उसे विजन्स आए थे। बट इन द लॉन्ग रन यही सारी चीज़ों से वो अपने एक्चुअल फोबिया यानी एग्रोफोबिया से बाहर आ सकी। तो ये थी कहानी फोबिया की। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।